जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने देखा, हम लोग आगामी परीक्षा के लिए वीडियो वीपीडीओ की जो हमारी परीक्षा है उसके लिए हम लोग अपनी विंसर की जो ईयर बुक है उत्तराखंड की उसको कंप्लीट कर रहे थे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। विगत कुछ कक्षाओं में हमने क्वेश्चन सीरीज भी देखी। उसके बाद एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से कुछ मित्रों ने कहा कि सर थोड़ा सा डिटेल में कराइए, तो अब हम लोग विंसर की क्लासेस 2 दिन से कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, विंसर की जो ईयर बुक है हमारी, विंसर की जो हमारी ईयर बुक है दोस्तों, ये इस ईयर बुक पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट इस ईयर बुक में हमारे साथ रहता है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ग्रामीण पंचायतें, इतिहास, संरचना और सुशासन की यात्रा। ठीक है, ग्रामीण पंचायतें, और आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण पंचायत, उसकी यात्रा, ठीक, उसकी क्या संरचना है, ठीक, ये सब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, वीडियो वीपीडीओ का जो एग्जाम है वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था से सवाल उठने की पूरी संभावना बनती है। ठीक, ब्रिटिश काल में जो स्थानीय स्वशासन था दोस्तों, ये जो स्थानीय स्वशासन वर्तमान में जो आप देख रहे हैं नया नहीं है, बल्कि ब्रिटिश कालीन में इसकी जड़ें देखी जाती हैं। और भी अगर आप इतिहास से कनेक्ट करने की बात करें तो ब्रिटिश काल से पहले भी, जब प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात करते हैं, ऋग्वेद में भी पंचायती व्यवस्था, पंच आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। एक बहुत पुरानी प्रचलित व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था है, जिसका अंग्रेजों ने आधुनिकीकरण किया और उसको लागू किया। सबसे पहले 1882 में जो लॉर्ड रिपन थे, कौन थे दोस्तों? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इसकी नींव रखी 1882 में, इसकी पंचायती राज की। ठीक है, 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लॉर्ड रिपन के द्वारा उठाया गया। ठीक, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय सरकारों के अधीन कर दिया गया। किसमें? 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक, इसमें क्या किया? पंचायतों को प्रांतीय सरकारों के अधीन कर दिया गया। क्या किया गया? प्रांतीय सरकारों के अधीन किया गया। ठीक, सरकारों के अधीन किया गया। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट रहा एक पंचायती व्यवस्था का हमारा। ठीक, उसके बाद यदि आप बात करें उत्तराखंड की मूल रूप से, तो उत्तराखंड सरकार ने 2016 में अपना स्वतंत्र पंचायती राज अधिनियम लागू किया। कब किया दोस्तों? 2016 में स्वतंत्र पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, इसका दोस्तों उत्तराखंड का। ठीक, उससे पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम था, उसी के अनुरूप उत्तराखंड में पंचायती व्यवस्था का संचालन चला आ रहा था और 2016 में उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना स्वतंत्र पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड ने अपना स्वतंत्र पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया? तो वो किया दोस्तों कब? 2016 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन जो है हमारा, 73वां संविधान संशोधन, ये सब आपने पढ़ा होगा। 73वां संविधान संशोधन 1992, जो कि 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसी कारण 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इससे संबंधित और जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसको देखते हैं।
1957 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी। कब करी थी? 1957 में, 1957 में किसने करी थी? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता किस चीज की सिफारिश करी थी इन्होंने दोस्तों? इन्होंने सिफारिश करी थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मतलब दोस्तों क्या होता है? त्रिस्तरीय का मतलब है कि जिसके 3 स्तर हो। कौन कौन से 3 स्तर हैं? पहला स्तर है, बताइए, 3 स्तर है ना इसके, कौन कौन से? पहला है इसका ग्राम पंचायत, ठीक। दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है जिला पंचायत, ठीक। तो ये आपको समझना है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, इन सब में सचिव होते हैं दोस्तों, इन सब में सचिव होते हैं। जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो वीडीओ या वीपीडीओ कहलाता है। जिस आगामी परीक्षा जिसकी 14 जून को होने वाली है, जिसकी आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव होता है दोस्तों, उसको बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक। और जो जिला पंचायत का जो होता है उसको डीडीओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या कई बार इसको सीडीओ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? क्या कहलाता है? प्रधान। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख को क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख, आपने सुना होगा, ब्लॉक प्रमुख। और जिला पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। तो आशा करता हूं ये पद कौन कौन से किसमें क्या कहे जाते हैं, कौन कौन उसके सचिव हैं, ये सब आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम की यदि आप बात करें 2016 में, तो ये 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ। उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 4 अप्रैल 2016। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 24 अप्रैल अलग है, 4 अप्रैल अलग है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं 4 अप्रैल 2016 में उत्तराखंड ने अपना स्वतंत्र पंचायती राज अधिनियम लागू किया, इसलिए ये 4 अप्रैल और 24 अप्रैल का डिफरेंस हमको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में यदि हम पंचायती राज की बात करें तो हमारे पास 13 जिला पंचायत, 95 क्षेत्र पंचायत और 7,817 ग्राम पंचायत है। कितनी है? जो ब्लॉक की संख्या है दोस्तों कितनी है? 95, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना। और जिला पंचायत हमारी कितनी है? 13। हर जिले की एक अपनी पंचायत होती है, तो 13 जिले हैं, इसलिए 13 जिला पंचायत है। और यदि ग्राम पंचायत की आप बात करें तो लगभग 7,817 ये हमारी क्या है? ग्राम पंचायतें। तो ये वर्तमान के आंकड़े हैं दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि कई बार कितने क्षेत्र पंचायत क्षेत्रों की संख्या हमारी कितनी है उत्तराखंड में? 95। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और उत्तराखंड में हम ये भी जानते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको भी उत्तराखंड में आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है आपको ध्यान रखना है। महिला आरक्षण कितना है पंचायतों में? 50%। 50% महिलाओं को आरक्षण उत्तराखंड में दिया गया है पंचायत के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नगर निकाय की तरफ बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है 18 मई
1882 की लॉर्ड रिपन की जो घोषणा थी, लॉर्ड रिपन की घोषणा, लॉर्ड रिपन की घोषणा को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। तो आपको ध्यान रखना है, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा पूछे किससे संबंधित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। ठीक है। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो मसूरी नगर पालिका का उल्लेख जो है स्थापना का सन 1842 में मिलता है। मसूरी नगर पालिका की स्थापना कब हुई है? 1842 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मसूरी नगर पालिका। ठीक, बहुत पुरानी नगर पालिका है दोस्तों मसूरी नगर पालिका, ब्रिटिशकालीन नगर पालिका है। 1842 में इसका गठन किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। देहरादून की बात करें तो देहरादून नगर पालिका का गठन 1867 में किया गया था और वहीं अल्मोड़ा का 1864 में। 1842 में मसूरी, 1864 में अल्मोड़ा, आपको ध्यान रखना है। और 1867 में 1867 में किसका किया गया था? देहरादून। ठीक है ना। तो ये प्राचीन नगर निकाय हैं तीनों, कौन कौन सा? मसूरी, अल्मोड़ा और देहरादून, जिसमें मसूरी की स्थापना 1842 में, अल्मोड़ा की 1864 और देहरादून की 1867 में की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के एक राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड का जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड का राजनीतिक परिदृश्य। आप परेशान मत होइएगा, जो भी विंसर के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ये मत कहिएगा कि सर कैसे एक एक पॉइंट करके आप बता रहे हैं, तो कैसे हम उसको कोरिलेट करें। फैक्चुअल डेटा मैं आपको पूरा दे रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, वो सारे डेटा को मैं किताब का जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे मिस हो जाते हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि मैक्सिमम पॉइंट्स मैं आपको कवर करा दूं, ताकि जब आने वाले एग्जाम में जब आप बैठे एग्जाम हॉल में तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन ना लगे जो आपने पढ़े ना हो या जो आपने मेरे लेक्चर में जिनका जिक्र ना हुआ हो। तो मेरी कोशिश है दोस्तों उत्तराखंड के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। अच्छे सोर्सेस को मैं इसलिए आपसे करा रहा हूं, उत्तराखंड विंसर की हम पुस्तक डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम अजय रावत सर की बुक को डिस्कस करेंगे। फिर अगला मेरा टारगेट है, मैं सोच रहा हूं कि इकोनॉमिक सर्वे को एक बार थोड़ा अच्छे से करा दूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या इकोनॉमिक सर्वे एक बार डिटेल में कराने की आवश्यकता है। यदि आप लोग कहेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे का पूरा डिटेल में आपको करा दूंगा, क्या क्या प्रश्न पूछने की इकोनॉमिक सर्वे से संभावना है, किस तरीके के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसको आधार मानते हुए, उसको रेफरेंस मानते हुए आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, उस पर हम लोग एक अच्छा लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी इस पे आगे बढ़ते हैं। और राजनीतिक परिदृश्य की यदि बात करें, लोकसभा की बात करें, तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा की यदि बात करें तो उत्तराखंड में कितने हैं लोकसभा क्षेत्र? कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। और वहीं राज्यसभा की हम बात करें, उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा क्षेत्र कितने हैं? तो ये हैं 3। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में यदि हम बात करें तो पहले 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे। वहीं उत्तराखंड की विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान था। 70 हमारे निर्वाचित सदस्य होते थे और एक हमारा मनोनीत सदस्य होता था, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था। एंग्लो इंडियन का अर्थ दोस्तों क्या है? एंग्लो इंडियन का अर्थ ये है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका पिता मूल रूप से आंग्ल हो और माता उसकी मूल रूप से भारतीय हो, ऐसे सदस्य को कहा जाता है आंग्ल भारतीय सदस्य। क्या कहा जाता है? आंग्ल भारतीय सदस्य, आंग्ल भारतीय सदस्य, या फिर इसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन इसमें क्या है? ये जो आंग्ल है ये पिता का पक्ष है, पिता के पक्ष से वो आंग्ल हो और माता के पक्ष से क्या हो? भारतीय हो।
तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आंग्ल भारतीय। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आंग्ल भारतीय की क्या परिभाषा है, किस तरह के व्यक्ति को आंग्ल भारतीय व्यक्ति माना जाएगा संवैधानिक तौर पर। ठीक है, तो आंग्ल इंडियन जो एंग्लो इंडियन है, उनको 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार किसके पास था? हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास था। ठीक, राष्ट्रपति महोदय के पास 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करने का अधिकार था, और हमारी विधानसभा में एक व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत करने का अधिकार था। लेकिन हमारे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस प्रावधान को, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में लोकसभा में और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त हो चुका है। ठीक है, और वो किसके आधार पर हुआ है? तो 104 जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो इससे संबंधित है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि आंग्ल भारतीय के मनोनयन के समापन के संदर्भ में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? 104। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 104। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि उत्तराखंड के संदर्भ में और कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। हम बात कर रहे हैं 5वीं जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए, उत्तराखंड के 5वीं विधानसभा के चुनाव, 5वीं विधानसभा के चुनाव, 5वीं विधानसभा के चुनाव। विधानसभा के चुनाव कितने अंतराल में होते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें यदि हम देखें तो 2000 में, सन 2000 में हमारे राज्य का गठन हुआ। क्या हुआ? राज्य का गठन हुआ। और उसके पश्चात जो प्रथम चुनाव हुआ हमारा वो 2002 में हुआ। प्रथम चुनाव कब हुआ? 2002 में। प्रथम चुनाव 2002 में। उसके बाद दोस्तों 2007 में दूसरा चुनाव हुआ। ठीक, फिर 2012 में तीसरा चुनाव हुआ। ठीक, फिर 2017 में चौथा चुनाव हुआ। ठीक, और 2022 में हमारा कौन सा चुनाव हुआ? 5वां चुनाव, ये जो मैंने आपको बताया। तो 5वीं विधानसभा का चुनाव कब हुआ? 2022 में। ठीक है, इस विधानसभा चुनाव में 2002 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो इसमें 4 महिलाएं चुन करके आई थी। 4 महिलाएं चुन करके आई थी। 2007 के चुनाव में भी 4 महिलाएं चुन करके आई थी। 2012 के चुनाव में महिलाओं की संख्या बढ़कर के 5 हो गई थी। वहीं 2017 के चुनाव में भी महिलाओं की संख्या बढ़कर के बराबर थी, 5 ही थी। और 2022 के चुनाव में अब तक का सर्वाधिक महिलाओं का निर्वाचन इस 5वीं विधानसभा में हुआ है, जो कि संख्या है दोस्तों वर्तमान में 8। तो हमारी 70 में से 8 महिलाएं हमारी प्रतिनिधि हैं। 70 जनप्रतिनिधियों में से 8 जनप्रतिनिधि हमारी महिलाएं हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते उत्तराखंड के कदम को दर्शाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, यदि आप बात करें राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऋतु खंडूरी भूषण। ऋतु खंडूरी भूषण। ठीक है, ये राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष भी ऋतु खंडूरी भूषण ही है। ठीक है, ये किस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं दोस्तों? तो ये वर्तमान में कोटद्वार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोटद्वार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उससे पूर्व में, ये वर्तमान की बात है 2022 में, उससे पूर्व में इन्होंने
यमकेश्वर विधानसभा का भी प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों। और यह कब किया था? 2017 से 22 की विधानसभा में, जो हमारी चौथी विधानसभा थी, उसमें ऋतु खंडूरी भूषण जी ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वहीं 2022 में कोटद्वार का ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, भुवन खंडूरी जी, उन्हीं की ही बेटी है ऋतु खंडूरी। ठीक है, तो यह एक राजनीतिक लेगेसी है जो कि पिता से पुत्र को और पत्नी को और पुत्री को ट्रांसफर होती आई है। ठीक, सभी दल कहते आए हैं कि एक दल में परिवारवाद और वंशवाद और ऐसा है, तो मुझे लगता है कि ये इस रोग से हर कोई ग्रसित है, हर कोई दल जो है वो इससे ग्रसित है। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यदि आप देखें तो सबके पुत्र पुत्री पत्नी परिवार के अन्य सदस्य कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राजनीति से सरोकार रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं कहूं तो आप देख सकते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे जो हैं उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। ठीक, माननीय पूर्व सांसद जी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनके एक बेटे सांसद हैं, एक बेटे विधायक हैं। ठीक, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनके बेटे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक राजनीति से ही प्रेरित हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके पुत्र ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें तो कहीं ना कहीं हर किसी के पुत्र या पुत्रियां जो भी हैं वो अपनी इस राजनीतिक लीगेसी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हाल का यदि आप एग्जाम्पल देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रखा है, जो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनके पुत्र निशांत कुमार, जो कि ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त हैं। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लोग यदि राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए, देश के भविष्य के लिए उचित नहीं होगा। वर्तमान के युवाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वह हर चुनाव में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, उनको देख करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मुझे लगता है कि इस प्रकार से युवाओं को बढ़ चढ़ के राजनीति में आने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2019 से 25 तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक या कुछ इस तरीके के प्रावधान जो पारित हुए हैं, उनको हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता की बात करते हैं दोस्तों। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई। कब हुई? समान नागरिक संहिता कब लागू हुई? 27 जनवरी 2025 को। 27 जनवरी 2025 को लागू हुई। और यदि इससे पहले की हम बात करें तो गोवा में पहले से लागू है। गोवा में कब लागू हुई थी? 1869 से गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और उस समय से अनवरत रूप से चली आ रही है। और यदि स्वतंत्र भारत के बाद यदि हम बात करें, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने का श्रेय किसके पास है? हमारे प्यारे उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करके पूरे देश में एक संदेश दिया है और एक मार्गदर्शन का काम किया है कि किस प्रकार से समय की मांग को देखते हुए समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद क्या क्या मुख्य परिवर्तन आए हैं दोस्तों? तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना। कौन कौन से? इसमें क्या है? 4 पॉइंट है हमारे। कौन कौन से? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना। मुख्य रूप से ये 4 प्रक्रियाएं जो हैं ये हर वर्ग, जाति, धर्म में एक समान होंगी। हालांकि एक जाति विशेष को इससे बाहर रखा गया है और वो है हमारी कौन सी? उत्तराखंड की जो अनुसूचित जनजाति है, उसको इससे बाहर रखा गया है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेना, इसका मतलब ये है कि कोई मुस्लिम समुदाय है तो वो 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक नहीं देगा।
जो प्रक्रिया तलाक की है वो सबके लिए एक समान रहेगी, चाहे वो हिंदू धर्म से संबंधित हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, या सिख धर्म का अनुयायी हो, या फिर ईसाई धर्म का हो, या जैन बौद्ध धर्म का हो, या अन्य किसी पंथ का वो मानने वाला हो। ठीक है। विवाह के तरीके सबके एक जैसे होंगे। उत्तराधिकार, जैसे मान लीजिए कि पिता के ना रहने पर पुत्र में संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर होगा, तो इसमें एक ही कानून हर धर्म के लोग फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अपने हिसाब से करेगा और कोई अपने हिसाब से करेगा। गोद लेने का जो कानून है इसका भी यूनिवर्सल एक लॉ रहेगा, जो कि हर धर्म के, जाति, पंथ, मजहब के लोगों के ऊपर मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कुशल खिलाड़ियों को 4% आरक्षण देने की बात करी गई है। 28 अप्रैल 2025 को इसको लागू किया गया है। खिलाड़ियों को कितने आरक्षण की बात करी गई है दोस्तों, तो ये पूछा जाएगा, खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? 4% आरक्षण। तो आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? 4%। वहीं अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया? पहले बताया था मैंने आपको, 10%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रतिशत का आरक्षण सरकार के द्वारा तय किया गया है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसके लिए हमें इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेते हैं। जीजी इंडेक्स में देश में सर्वोच्च स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया था केरल के साथ, ये पिछले वर्ष का है अपडेट, आपको ध्यान होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण उपलब्धियों की यदि हम बात करते हैं, वार्षिक घटनाक्रम 2025 के यदि लें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे आते हैं। क्या लेते हैं? 2025 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। 2025 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, तो इसमें मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आप इसको नोट करते रहिएगा। 2025 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम है दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि उत्तराखंड के निशानेबाज सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? सुभाष राणा, मैं छोटे छोटे उसमें लिखाऊंगा ताकि आप लोग को शॉर्ट टर्म में याद रहे। सुभाष राणा, इनको क्या किया गया? द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया, द्रोणाचार्य सम्मान से। ठीक, उसके बाद प्रवासी सम्मेलन। प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? प्रवासी सम्मेलन का आयोजन, प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? इसका आयोजन हुआ देहरादून में। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर इसका आयोजन हुआ है? देहरादून में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तराखंड में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, उत्तराखंडी सम्मेलन। ठीक है, पूरा नाम है इसका दोस्तों। इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया देहरादून में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में हाल ही में विमला बहुगुणा जी का निधन हुआ। ये कौन थी? सर्वोदयी और पर्यावरणविद विमला बहुगुणा जी का निधन हुआ। विमला बहुगुणा, किसका निधन हुआ? विमला बहुगुणा। तो ये कौन थी विमला बहुगुणा? ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी थी। कौन थी? सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी, सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी। ठीक, ये सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, इनकी हम बात करें तो। ठीक है ना। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ने मुखबा में गंगा आरती की और घाम टापू पर्यटन की शुरुआत की। कहां पर? मुखबा में। मुखबा में शीतकालीन पर्यटन, शीतकालीन पर्यटन, शीतकालीन पर्यटन। और एक शब्द दिया था प्रधानमंत्री ने, क्या? घाम तापो पर्यटन, घाम तापो पर्यटन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुखबा किसका शीतकालीन प्रवास स्थान है? गंगोत्री, मां गंगा का शीतकालीन प्रवास स्थान है। ठीक है, यहां गंगा मां की पूजा शीतकाल के दौरान होती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक योजना चर्चा में रही उत्तराखंड की, महिला सारथी योजना। कौन सी योजना दोस्तों? महिला सारथी योजना।
उत्तराखंड की महिला सारथी योजना। तो जो महिला सारथी योजना है दोस्तों, ये किस किस के लिए है? विधवा, परित्यक्ता, विधवा, परित्यक्ता और एक और था दोस्तों इसमें, विधवा, परित्यक्ता और कमजोर महिलाओं के लिए। विधवा, परित्यक्ता और कमजोर महिलाओं के लिए महिला सारथी योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत महिलाओं को ई रिक्शा और इन सब के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ दोस्तों कहां पर? ऋषिकेश में। अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव, योग महोत्सव कहां पे आयोजन हुआ इसका? ऋषिकेश में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में हुआ दोस्तों। ठीक, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि उत्तराखंड में 2024 का जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है वो कितने शिक्षकों को दिया गया। 2024 का शैलेश मटियानी पुरस्कार, शैलेश मटियानी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया दोस्तों? तो ये दिया गया 16 शिक्षकों को। और ये कब दिया गया? 2025 में इसको दिया गया। और वहीं 2025 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों की घोषणा हुई है? तो ये हुई है 19 शिक्षकों की। तो आपको ध्यान रखना है, यदि वो 2024 का पूछेगा तो 16 शिक्षक, 2019 का पूछेगा 2025 का पूछेगा तो 19 शिक्षक। कंफ्यूज मत होइएगा, 24 में 16 है, 25 में 19 है। अलर्ट होकर के शांत मन से पेपर को पढ़ना है, वहां पर ध्यान रखना है। उत्तराखंड के सभी शहरों में सिल्वर जुबली पार्क स्टैब्लिश करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। सभी शहरों में इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है, सिल्वर जुबली पार्क। क्या होता है सिल्वर जुबली पार्क? उत्तराखंड ने अपनी स्थापना की, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी है, 25 वर्ष अपनी स्थापना के उत्तराखंड ने पूरे किए हैं। तो इन 25 वर्षों की शानदार गौरव गाथा की स्मृति में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक शहर में सिल्वर जुबली पार्क स्टैब्लिश करने की योजना बनाई है। ठीक है, हाल ही में सुभाष पंत जी का निधन हुआ, ये कौन थे? सुभाष पंत जी का निधन हुआ, सुभाष पंत, इनका निधन हुआ दोस्तों। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे। कौन थे? प्रसिद्ध साहित्यकार। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी टनल देवप्रयाग से जनासू, इसका कार्य कंप्लीट हुआ, अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने आपको बताया था। और इस टनल की लंबाई कितनी है? 14.5 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, देवप्रयाग जनासू, देवप्रयाग जनासू। ठीक, लंबाई कितनी है इसकी? 14.5 किलोमीटर। देश की सबसे बड़ी सुरंग, देश की सबसे बड़ी सुरंग, ये आपको ध्यान रखना है। देश की सबसे बड़ी सुरंग है देवप्रयाग जनासू, 14.5 किलोमीटर। मैं वहां लिखता हूं, राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे है दोस्तों, लेकिन मैं बराबर बोल भी रहा हूं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जहां भी आपको लगे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं और क्लैरिटी के साथ चीजों को नोट करिएगा। कहीं पर भी किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में किसी बच्चे ने कमेंट किया था, ध्यान नहीं आ रहा है, मैं देख करके आपको बता दूं। हाँ, बूढ़ा बरसार पैदल मार्ग, वो गलती से मैंने चमोली बता दिया था, शायद मैंने भी देखा प्लेबैक करके, तो उसमें मैंने चमोली बोल दिया था, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था दोस्तों। वो चमोली नहीं है, उसका आंसर पौड़ी है, तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है, आप कमेंट में लिखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि आप मुझे बताते हैं तो मैं उसको अदरवाइज लेता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, गलती की संभावना सबसे है, मुझसे भी है, आपसे भी है, हर किसी से गलतियां हो सकती हैं, टाइपिंग एरर हो सकते हैं। बैकएंड पे टीम काम करती है, हालांकि आज तो मैं फ्री हैंड क्लास ले रहा हूं तो कोई बैकएंड की टीम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें शायद वो पहले से ही टिक मार्क लगे हुए थे, तो मैंने उसको बोला भी था कि थोड़ा सा आप लोग क्रॉस चेक करके ही मेरे को वेरीफाई करके दिया करिए। लेकिन ठीक है, गलती हो जाती है, गलती का स्कोप हर जगह रहता है। ठीक है, तो उसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ई रूपी प्रणाली की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी, वो किससे संबंधित है? ई रूपी प्रणाली किससे संबंधित है? ई रूपी, ई रूपी
किससे संबंधित है दोस्तों? ये कृषि से संबंधित है। मुझे याद आ रहा है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि ई रूपी का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र से। देहरादून के कैप्टन दीपक सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन दीपक सिंह, कैप्टन दीपक सिंह, इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। किससे? शौर्य चक्र, ठीक है ना। और ये मरणोपरांत इनको दिया गया, मरणोपरांत इनको दिया गया, ठीक है ना। कैप्टन दीपक सिंह, और ये कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तराखंड के देहरादून जनपद से संबंध रखते हैं। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में कैप्टन दीपक सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस जनपद से है? उनका संबंध किस जनपद से है दोस्तों? उनका संबंध देहरादून जनपद से है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार, कौन सा? सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार, प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। तो इससे दो लोगों को सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन कौन से दो लोग हैं? विजय जड़धारी और प्रताप सिंह पोखरियाल। तो कौन कौन से दो लोग हैं ये? विजय जड़धारी और प्रताप सिंह पोखरियाल। कौन है दोस्तों? प्रताप सिंह पोखरियाल। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन दो लोगों को सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजय जड़धारी कौन है? बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता हैं ये विजय जड़धारी जी। और हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम पहले भी आया था, मैंने अभी बताया था आपको। विमला बहुगुणा जी का निधन हुआ है, जो कि एक समाज सेविका थी और पर्यावरणविद भी थी। किसकी पत्नी थी वो? सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी थी, ठीक है। तो उनका निधन हुआ है। उसके बाद हाल ही में देवेश्वरी भट्ट का भी निधन हुआ है दोस्तों। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? देवेश्वरी भट्ट, क्या नाम है? याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये नए लोग हैं जो चर्चा में रहे हैं। देवेश्वरी भट्ट, 89 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। 89 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। और इनका संबंध किससे है दोस्तों? तो यह भी पर्यावरणविद रही हैं, पर्यावरणविद, प्रकृति प्रेमी रही हैं देवेश्वरी भट्ट। 89 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। तो पूछा जा सकता है क्योंकि पर्सनैलिटीज के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दून विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास ने शोध करने पर एक सहमति की है। दून विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास ने, किस किसने करी है? दून विश्वविद्यालय और आईआईटी मद्रास, इनके बीच एक समझौता हुआ है। किसके लिए? शोध के लिए। शोध के लिए क्या हुआ है? इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। इसी समझौते से ध्यान आया दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने किसी एक राज्य के साथ स्टार्टअप के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए समझौता किया है। क्या कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं कि किसके साथ किया है? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि उत्तराखंड राज्य ने किस राज्य के साथ स्टार्टअप के लिए समझौता किया है, स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने जल सखी योजना की शुरुआत की है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के देहरादून में एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप। किसका आयोजन हुआ दोस्तों? एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप। एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ दोस्तों? तो ये हुआ देहरादून में। इस चैंपियनशिप का ये जो आयोजन हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? ये तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ टाइम पहले कि एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून में हुआ। और कौन सा देश
इसमें चैंपियन रहा था एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप में। यदि आपको याद आ रहा हो, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी था जब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रहा था, एमसीक्यू करा रहा था विंसर के। जब एग्जाम हमारा 17 मई को होना था तो मैं आपको एमसीक्यूज करा रहा था, उसमें इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। मुझे ध्यान आ रहा है एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन देहरादून में हुआ, और कौन सा देश इसमें ट्रॉफी जीतने वाला बना? तो ट्रॉफी विजेता जो बना था वो थाईलैंड बना था। कौन सा देश बना था? थाईलैंड। आपको याद आ रहा होगा, थाईलैंड जो था वो विजेता था, ट्रॉफी विजेता। ठीक, तो यहां पे मैंने आपसे सवाल पूछा कि एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर था दोस्तों हिम तेंदुआ। तो आपको ध्यान रखना है, स्नो लेपर्ड जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्नो लेपर्ड। ठीक है। वहीं उत्तराखंड के जब 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जब उत्तराखंड में हुआ तो उसका शुभंकर क्या था? उसका शुभंकर था मौली। एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? हिम तेंदुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनआईआरएफ की रैंकिंग में देश में टॉप 10 में शामिल हुआ आईआईटी रुड़की। ये आपको ध्यान रखना है। एनआईआरएफ रैंकिंग में, एनआईआरएफ इसको क्या बोलते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। एनआईआरएफ की जो रैंकिंग होती है, नेशनल, बता ही देता हूं मैं आपको, नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनआईआरएफ बोलते हैं। और इसमें टॉप 10 में आईआईटी रुड़की इसमें शामिल हुआ है। आईआईटी रुड़की इसमें शामिल हुआ है एनआईआरएफ की रैंकिंग में। ठीक है, तो कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। एक बार उत्तराखंड के लोअर पीसेस के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यूटीडीबी में टी क्या है? यूटीडीबी में टी क्या है? ये यूटीडीबी की अब ये टी क्या है ये तो वही बता पाएगा जिसको यूटीडीबी की फुल फॉर्म पता होगी। तो यूटीडीबी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। ठीक, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड या विकास परिषद कह सकते हैं। तो टी का मतलब क्या था यहाँ पे? टूरिज्म। ऑप्शन में था पर्यटन, नहीं, टी से मतलब ऑप्शन में था टूरिज्म, ट्रेवल, या टी डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड में चाय बागान भी बड़ी मात्रा में, उत्तराखंड के 9 पर्वतीय जनपदों में चाय बागान हैं और वहां पर बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। तो कंफ्यूजन कई बार हमें हो जाता है जब विकल्प बहुत आसपास के होते हैं, छोटा मोटा हेरफेर होता है। तो ऐसे समय पर जब हमें फुल फॉर्म और ये सारी चीजें पता होती हैं तो हमें बहुत आसानी से आंसर मिल जाता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, तीलू रौतेली सम्मान दिया गया 13 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को? 13 महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान। तो आपको ध्यान रखना है, तीलू रौतेली सम्मान कितनी महिलाओं को दिया गया? 13 महिलाओं को। ठीक है, 13 महिलाओं को दिया गया तीलू रौतेली सम्मान। और उसके साथ साथ 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां भी इसमें शामिल थी। कितनी? 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, जो आंगनबाड़ी है हमारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। ठीक, कार्यकर्ता का स्त्रीलिंग क्या है? कार्यकर्त्री। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि वीडियो बीपीडीओ के एग्जाम में 20 नंबर की हिंदी भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं केवल उत्तराखंड और जीएस तक सीमित मत रहिएगा, हिंदी को भी समय देते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार एसआर हरनोट को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया। नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान, नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान, संस्कृति सम्मान किसको सम्मानित किया गया? ये 2024 का है। ये सम्मान किसको दिया गया? एस आर हरनोट को। एस आर हरनोट ये कहां के हैं दोस्तों? ये हिमाचल के साहित्यकार हैं, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के ये क्या है? साहित्यकार हैं। इनको दिया गया नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान 2024।
2024। एसआर हरनोट नाम है इनका और ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। तो ये पूछा जा सकता है कि नरेंद्र सिंह नेगी सम्मान 2024 किसे दिया गया? तो आंसर होगा एसआर हरनोट। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2024 का नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान एसआर हरनोट को दिया गया, उनका संबंध किस राज्य से है? तो राज्य में ऑप्शन दे देगा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, कुछ भी दे सकता है। एक ऑप्शन उसमें हिमाचल जरूर रहेगा और एक उत्तराखंड जरूर रहेगा, और संभावना रहेगी कि उत्तराखंड ऑप्शन सी में रहेगा, ताकि हम तुक्का भी मारें सी पर तो गलत हो जाए। आयोग इस तरीके से हमको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। उसके बाद उत्तराखंड प्रीमियर लीग का संपादन हुआ था प्रदेश में, जिसमें हरिद्वार चैंपियन बना था। क्या हुआ था? उत्तराखंड प्रीमियर लीग, उत्तराखंड प्रीमियर लीग, आईपीएल की तर्ज पर उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल का आयोजन किया गया, और जिसमें विजेता कौन रहा दोस्तों? इसमें विजेता रही थी हरिद्वार की टीम। हरिद्वार की टीम इसमें विजेता रही थी, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गौरा देवी की 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया। गौरा देवी की 100वीं जयंती पर क्या किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। ये मैंने आपको बताया भी था, शायद मुझे ध्यान आ रहा है। गौरा देवी की 100वीं जयंती पर, 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है, सम्मान में जारी किया जाता है और ये प्रचलन में नहीं रहता है, क्योंकि ये पोस्टल टिकट्स होते हैं और इनको कुछ मात्रा में ही 10 या 20 या 5-10 की क्वांटिटी में ही इनको जारी किया जाता है, और ये सम्मान के तौर पर स्मृति में रखे जाते हैं। ठीक है, तो गौरा देवी की 100वीं जयंती पर ये जारी किया गया। गौरा देवी का संबंध किससे है दोस्तों? कौन से आंदोलन से है? गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? गौरा देवी उत्तराखंड के किस जनपद से बिलोंग करती हैं? उन्होंने आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू किया था? उनके आंदोलन में कौन कौन से लोग सहयोगी थे? इनके आंदोलन की क्या टैगलाइन थी? ये सब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। याद रखिएगा, आप लिखने से मत बचिए, क्योंकि यदि एक बार आप लिख देते हैं चीजों को तो आपको चीजें बहुत लंबे समय के लिए याद हो जाती हैं। तो कोशिश करिए कि जिस प्रकार के भी क्वेश्चन मैं यहाँ पूछता हूं आपसे, वो आप डिटेल में उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करें। कई लोग को मैं देख रहा हूं कि उन्होंने डिटेल में आंसर किया है, एक एक शब्द में किया है, हालांकि डिटेल में नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। ठीक है, मैंने एक भागयोधन के बारे में पूछा था कि वो किस वंश से संबंधित हैं, तो एक हमारी बहन ने कमेंट किया था, उसमें नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, उन्होंने बताया कि वो चंद वंश की है, तो अच्छा लगा मेरे को। आप लोग, इसका मतलब ये है ना कि आपने उनके बारे में पढ़ा, समझा, फिर आपने कमेंट किया। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, बताने को मैं आपको सब कुछ बता दूं, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि यदि उसी रीजन से आप अगर उसको थोड़ा सा गूगल करेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे, कमेंट सेक्शन में जब आप लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक के लिए वो चीजें याद रहती हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे का जो हमारा कंटेंट है उसको हम लेके बढ़ेंगे। और बहुत प्रशंसा के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि विंसर का आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, हाफ बुक हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आधी बुक बची है दोस्तों, 2 से 3 लेक्चर में कोशिश करूंगा उसको भी कंप्लीट करा दूं। आप सोचेंगे कि इतनी जल्दी आधी बुक कैसे हो गई, तो देखिए हमें स्मार्टली पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। जितना मैंने आपको बता दिया है, यदि क्वेश्चन यहां से पूछा गया तो जो मैं बता रहा हूं उस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी। मल्टीपल टाइम्स आप इसको देखिएगा, रिवाइज करिएगा, लिख करके पढ़िएगा, चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। कहीं भी डाउट रहे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई कंफ्यूजन रहे उसको आप लिखिएगा। मैं एक एक डाउट को, मैं एक एक कमेंट को मैं देखता हूं और आपके सारे कमेंट को मैं देख करके जो भी डाउट रहेंगे उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।